सभी स्टूडेंटों के ने लास्ट लेक्चर के अंदर हमने आपसे जो भी बातें की थी, टाइप ऑफ फंक्शन, कोई भी फंक्शन उसमें, हाँ सबसे मोस्ट एमपी दो टाइप के फंक्शन थे, ग्रेटेस्ट इंटीजर और स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। मैं आपको फिर से एक बार बात को दोहरा देता हूँ, उसके बाद हम आगे की बात शुरू करते हैं। तो ग्रेटेस्ट यानी कि हम उसको इस तरह से डिनोटेट करते थे और स्मॉलेस्ट को हम इस तरह से डिनोटेट करते हैं। आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंट बराबर याद रखना, कंफ्यूज मत हो जाना, बराबर। तो यही सिंबल हम इस तरह से भी डिनोटेट करते थे। ये दोनों एक ही बात है। इसको हम फ्रोलर फंक्शन कहते हैं और इसको सिलेक्ट फंक्शन कहते हैं, बराबर। ये दूसरा भी एक नाम है। इसके अंदर कोई भी पॉजिटिव नंबर लेते हैं, सपोज 5.3 लेते हैं, तो इसका आंसर +5 आता है। कोई भी नेगेटिव नंबर लेते हैं, -10.00000007 लेते हैं, तो इसका आंसर -11 आता है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है। और स्मॉलेस्ट के अंदर कोई भी पॉजिटिव नंबर है, सपोज 5.3, तो इसका आंसर +6 आता है। और कोई नेगेटिव होता है 10.00000007, तो उसका आंसर वही का वही -10 आता है। ये इन दोनों के बीच का मोस्ट आईएमपी डिफरेंट है, ये ध्यान रखना। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, ओके। इसके अलावा भी मैंने आपको पॉलिनोमियल फंक्शन, उसके बाद रेशनल फंक्शन और साइनम फंक्शन के बारे में भी मैंने आपको समझाया था, ओके स्टूडेंट। और हम इसके अलावा इलस्ट्रेशन नंबर 2 इलस्ट्रेशन भी मैंने आपसे बातें की थी। अब मैं इससे आगे 2-3 इलस्ट्रेशन लेता हूं और एक्सरसाइज 2.3 हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले एग्जाम्पल नंबर 12, एग्जाम्पल नंबर 12। तो एग्जाम्पल नंबर 12 ये भी बहुत इजी है, बराबर। तो एग्जाम्पल नंबर 12 के अंदर let n be the set of natural number, define a real valued function f from n to n by fx is equal to 2x plus 1. Using this definition, complete the table given below. यानी कि यहाँ पे आपका जो फंक्शन है वो f from n to n, फंक्शन f from n to n, and function is defined by fx is equal to 2x plus 1. आपको using the definition complete the table given below, बराबर। तो चलो टेबल को कंप्लीट करते हैं। पहले x और y, x and y is equal to fx is equal to 2x plus 1. तो टेबल के अंदर नंबर 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 यानी कि 1 से 7 तक के नंबर है। तो आपको पहले x की जगह पे 1 पुट करना है, उसके बाद x की जगह पे 2 पुट करेंगे। फर्स्ट वी पुट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो 2 1 जा 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। अब मैं x की जगह पे 2 पुट कर रहा हूं तो 2 2 जा 4 यानी कि 4 प्लस 1 5। अब x की जगह पे मैं 3 पुट करूंगा तो 3 2 जा 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। अब मैं x की जगह पे 4 पुट करता हूं तो 4 2 जा 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9। अब x की जगह पे 5 पुट करते हैं तो 5 2 जा 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 11। x इज इक्वल टू 6 पुट करते हैं तो 6 2 जा 12 प्लस 1 इज इक्वल टू 13। अब x की जगह पे 7 पुट करते हैं तो 7 2 जा 14 प्लस 1 इज इक्वल टू 15। यानी कि मैंने ये टेबल कंप्लीट किया। बहुत इजी क्वेश्चन था,
सिर्फ आपको टेबल को कंप्लीट करने का था। ओके स्टूडेंट, चलो आगे का एग्जांपल नंबर 13। एग्जांपल नंबर 13। अब एग्जांपल नंबर 13 उसके अंदर क्या है, तो डिफाइन द फंक्शन f फ्रॉम r to r by y is equal to fx is equal to x square, x belongs to r, x belongs to r. Complete the table given below by using this definition. What is the domain and range of this function and draw the graph of f. यानी कि आपको यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले लिखा है f फ्रॉम r to r, फंक्शन f फ्रॉम r to r, fx is equal to y is equal to fx is equal to x square। हाँ, क्या करना है, टेबल पहले कंप्लीट करते हैं। टेबल के अंदर कौन सी वैल्यू दी है आपको, x y is equal to fx is equal to x square। तो टेबल के अंदर पहले -4, उसके बाद -3, उसके बाद -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड 4 सभी की वैल्यू यहाँ पे पुट करने की है। ओके, चलो पुट कर लेते हैं। पहले -4 पुट करते हैं, तो -4 का स्क्वायर दैट इज y इज इक्वल टू 16। x की जगह पे -3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर +4, -1 का स्क्वायर +1। अब 0 पुट करते हैं तो 0 का स्क्वायर 0। अब 1 पुट करते हैं तो 1 का स्क्वायर 1। 2 पुट करते हैं 2 का स्क्वायर 4। 3 पुट करते हैं 3 का स्क्वायर 9। 4 पुट करते हैं तो 4 का स्क्वायर 16। ओके स्टूडेंट, यानी कि मैंने टेबल कंप्लीट कर लिया। अब आपको इसकी रेंज निकालनी है और इसका डोमेन लिखना है। तो मैंने जब थियरी आपको समझाई थी तब मैंने आपको बताया था कि भाई डोमेन किसको कहते हैं, तो f फ्रॉम r to r, लेफ्ट हैंड साइड में जो होता है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है उसको हम डोमेन कहते हैं। तो ये फंक्शन का जो डोमेन है, ये फंक्शन का जो डोमेन है वो क्या होगा, r होगा। फंक्शन का डोमेन क्या होगा, r। इसकी रेंज क्या होगी, रेंज ऑफ फंक्शन, इसकी रेंज क्या होती है, तो रेंज के अंदर देखो तो आप सब पॉजिटिव नंबर ही आएंगे। सब कैसे नंबर आएंगे, पॉजिटिव। और स्क्वायर कैसे नंबर है, x स्क्वायर बराबर, यानी कि -2 का स्क्वायर -3। वैसे तो बहुत सारे नंबर आप पुट कर सकते हो क्योंकि उसका डोमेन r है। r के अंदर तो बहुत सारे नंबर है, 1/2, 1/3, 1/7, बहुत सारे नंबर पुट कर सकते हो। तो इसकी जो रेंज है वो आप इस तरह से लिख सकते हो, n स्क्वायर सच दैट n belongs to r, n स्क्वायर सच दैट n belongs to r। ऐसा लिखो तो भी चले, या तो आपको x के फॉर्म में लिखना हो तो भी लिख सकते हो, x सच दैट x is equal to n स्क्वायर where n belongs to r। ओके, मालूम पड़ा। यानी कि एग्जाम्पल नंबर 13 के अंदर डोमेन भी लिखने का था, रेंज लिखने की है और ग्राफ ड्रॉ, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आप पेंसिल का यूज करना, आप पेंसिल का ही यूज करना। मैं फिर से बोलता हूँ, पेंसिल स्केल इसका ही यूज करके लिखना, बराबर। ऐसे ड्रॉ मत कर देना, बराबर। भले एग्जाम में पूछे कि नहीं पूछे वो दूर की बात है, लेकिन आपको जो भी काम करो वो परफेक्ट करना चाहिए, बराबर। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए अपने को अपना जो नोटबुक है उसमें ही ग्राफ ड्रॉ करना है, अलग से कोई ग्राफ पेपर लाने की नहीं है। ग्राफ पेपर का आपको यूज करना नहीं है, बराबर। तो एक्स एक्सिस
एंड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस यहाँ पे 0 आएगा बीच में, ओरिजिन पॉइंट 0। उसके बाद 1 2 3 4, आपकी मर्जी हो वहां तक आप लिख सकते हो, आपके नोटबुक के अंदर जितनी जगह हो वहां तक। -1 -2 -3, एक एक सेंटीमीटर के डिस्टेंस में ये सब लिखना है, वो आपको मालूम है। उसके बाद 1 2 3 4 5, ये भी 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में लिखना है। यहाँ भी -1 -2 -3 -4 -5 जा सकते हो आप। चलो अब पॉइंट कैसे रखते हैं, तो पॉइंट कैसे रखते हैं, तो पहले मैं 0 की बात करता हूं, तो 0 में आंसर क्या आता है, 0 ही आता है, यानी 0 में ये 0। उसके बाद x की वैल्यू 1 होती है, x की वैल्यू जब 1 होती है तो y की वैल्यू भी 1 होती है, यानी x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1, यानी कि यहाँ पे पॉइंट आएगा, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू भी 1, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 4, यानी कि x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 3, देन y इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 3 तो y इज इक्वल टू 9। यहाँ कहीं होगा, बराबर कहीं होगा। आपके चौपड़े में जगह हो तो बताने का, आपके चौपड़े में जगह नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, 2-3 पॉइंट बताना होता है। x की वैल्यू -1 है तो उसका आंसर +1 आएगा, x की वैल्यू -2 है तो आंसर +4 आएगा, इसी तरह x की वैल्यू -3 है तो आपका आंसर 9 आएगा। क्लियर? तो ये सभी पॉइंट को आप, ये सभी के पॉइंट है उसको आप ज्वाइंट करेंगे तो आपका जो ग्राफ होगा अप्रोक्सीमेटरी इस टाइप का होगा, बराबर। अप्रोक्सीमेटरी मैंने बोला है ना, अप्रोक्सीमेटरी, बराबर, क्योंकि मेरे पास पेंसिल फुटपट्टी का मैंने यूज नहीं किया है, लेकिन आप करना चाहो तो कर सकते हो। इस टाइप का, यानी कि पैराबोला होगा, इसका ग्राफ होगा वो किस टाइप का होगा, पैराबोला होगा। क्लियर? यानी कि आपको एग्जाम के अंदर, स्कूल की एग्जाम या कहीं भी आपको ऐसा कोई ग्राफ ड्रॉ करने का भी पूछ सकते हैं, या तो कोई एमसीक्यू बना के रखे कि भाई वाई, दिस फंक्शन y इज इक्वल टू एफ स्क्वायर, एंड उसका जो ग्राफ है वो टाइप ऑफ ग्राफ, बराबर, टाइप ऑफ ग्राफ डैश, नीचे ऑप्शन लिखे होते हैं, सर्कल, पैराबोला, लाइन, लाइन सेगमेंट, बराबर, इस टाइप का एमसीक्यू भी बना सकते हैं, बराबर। ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 12 एंड एग्जाम्पल नंबर 13, बहुत दोनों इजी एग्जाम्पल थे। आगे का एक इलस्ट्रेशन लेते हैं। आगे का अपना जो इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा चलाया था, भूल गया मैं तो, बोलो कौन सा है, 14 नंबर का। ओके, 14 नंबर का इलस्ट्रेशन इस तरह से लिख दो, वरना मैं भूल जाऊंगा। ओके स्टूडेंट, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन f from r to r defined by fx is equal to x cube. Draw the graph of the function f from r to r, f from r to r, fx is equal to x cube. आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, ऐसी बात है। चलो कर लेते हैं ग्राफ ड्रॉ। अब ग्राफ ड्रॉ करना है तो आपको x और y की 2-3 वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी। तो x और y, y यानी x क्यूब, y यानी क्या हुआ, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ओके, चलो मैं अब x की जगह पे 0 पुट करता हूं, x की जगह पे 0 तो y की वैल्यू 0 ही हो जाएगी। ओके, अब x की जगह पे 1 पुट करता हूं तो 1 का क्यूब 1, x की जगह पे 2 पुट करता हूं तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, x की जगह पे -1 पुट करता हूं तो -1 का क्यूब -1, x की जगह पे -2 पुट करता हूं, x की जगह पे -2 तो -8। इस तरह का कुछ टेबल में बना सकता हूं। बहुत ज़्यादा वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है, वैसे भी अपने
जो चौपड़ा होता है, जो फुल स्केप का अपनी जो नोटबुक है उसकी जो अपनी जो मर्यादा है उसके अकॉर्डिंग ही अपने को करना है। ये एक्स एक्सिस एंड दिस इज अ वाई एक्सिस। ओके, अब यहाँ पे मैं 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में लिख देता हूँ 0 1 2 3 4, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, जहाँ तक आपकी इच्छा हो वहाँ तक, -1 -2 -3 -4 -5 -6 एक्सेट्रा। चलो, अब x की वैल्यू 0 हो तो y की वैल्यू 0 ही है, यानी ये पॉइंट होगा। x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू भी 1, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 तो y इज इक्वल टू 8, यानी बहुत ऊपर होगा। x की जगह पे -1 तो y की वैल्यू -1, यानी कि ये पॉइंट हुआ। x की वैल्यू -2 तो -8 समथिंग यहाँ पे होगा। तो आप ये सभी पॉइंट को ज्वाइंट करेंगे तो मैं सोच सकता हूँ कि इस टाइप का ग्राफ हो सकता है, इस टाइप का ग्राफ बन सकता है। ओके, तो इसको जरा सीधा कर देते, बराबर, इस टाइप का ग्राफ बन सकता है। क्लियर? ये हुआ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ। यानी कि आपको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए ऐसे 3-4 पॉइंट आपको ले लेने के और आप इसके अकॉर्डिंग वर्क कर सकते हो, लेकिन ग्राफ पेपर का आपको यूज करना नहीं है, ध्यान रखना ये बात। ओके, चलो अब एग्जाम्पल नंबर 14 क्लियर, अब 15 आए। ओके, ये रहा एग्जाम्पल नंबर 15। एग्जाम्पल नंबर 15, define the real valued function, define the real valued function f from r minus 0 to r minus 0 to r, defined by fx is equal to 1 upon x, fx is equal to 1 upon x, x belongs to r minus 0. Complete the table given below using this definition. This definition यानी कि ये फंक्शन fx is equal to 1 upon x, ये एग्जाम्पल की ये फंक्शन की डेफिनेशन। व्हाट इज द डोमेन एंड द रेंज ऑफ फंक्शन, डोमेन भी लिखना है और रेंज लिखनी है और टेबल कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले मैं टेबल को कंप्लीट करता हूँ, x की वैल्यू और y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू 1 अपॉन x। इस पे मैं x की जो वैल्यू क्वेश्चन में दी है वो सभी वैल्यू में इसके अंदर पुट करके उसका कैलसी की यूज करके मैं उसका आंसर लाता हूँ। देखो, मैंने x की अलग अलग वैल्यू -2 जो क्वेश्चन के अंदर दिए, -2 -1.5 -1 -0.5 0.25 0.5 1 1.5 और 2, ये x की सभी वैल्यू में फंक्शन के अंदर पुट करता हूँ। हमारा जो फंक्शन है fx इज इक्वल टू 1 अपॉन x। अब आपको x की जगह पे -2 पुट करेंगे तो -1/2 -1/2 दैट इज -0.5। ये आपको कैलसी से इसका आंसर लाना है, बराबर। कैलसी कैलकुलेटर, वो सिंपल कैलकुलेटर का आपको यूज करना है, साइंटिफिक कैलसी का यूज करना नहीं है, ध्यान रखना। आपको एक कैलसी जो भी लाते हो, बराबर, वो कैलसी आप मार्केट से जो भी लाते हो सिंपल वाला कैलसी लाना है, साइंटिफिक कैलसी लाना नहीं है, बराबर। 11-12 साइंस के अंदर सिंपल जो कैलसी आता है, सादा कैलकुलेटर, उसका ही यूज होता है, बराबर। वो अलाउ भी है, बोर्ड की एग्जाम में भी अलाउ है, फिजिक्स प्रैक्टिकल की एग्जाम, केमिस्ट्री प्रैक्टिकल की एग्जाम, सभी के अंदर वो अलाउ है, गुड्स कैट के अंदर भी अलाउ है।
सिर्फ JEE और नीट के अंदर अलाउ नहीं है, यानी कि अपने को तो JEE आता है, तो JEE में वो कैलसी अलाउ नहीं है, कोई टाइप का कैलसी JEE के अंदर अलाउ नहीं है। ओके, यानी कि ये कैलसी किसे मैंने किया है -1.5, यानी 1 / -1.5, तो उसका आंसर -0.67। अब मैं x की जगह पे 1 पुट करता हूं, -1, तो 1/-1 यानी -1, -0.5, -0.5 x की जगह पे दैट इज 1/-0.5, तो -2, कितना आंसर आता है उसका -2। कैलसी से करना तो मालूम पड़ जाएगा, बराबर। अब मैं x की जगह पे 0.25 लिखता हूं, तो 4 आएगा, x की जगह पे 0.5, देन वी हैव 2। नाउ नेक्स्ट x is equal to 1, put 1/1 that is a 1, 1.5 पुट करता हूं तो 0.67, 2 पुट करता हूं तो 0.5। क्लियर। अब आपको ये फंक्शन का डोमेन लिखना है, क्या लिखना है, डोमेन। तो इसका डोमेन क्या होगा, बराबर लिख देते हैं डोमेन क्या होगा। तो डोमेन किसको कहते हैं, मैंने जब आपको समझाया था, बराबर थियरी, तो f फ्रॉम r-0 to r, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में जो सेट है, लेफ्ट साइड में ये जो सेट है उसको हम डोमेन कहते हैं, यानी कि ये फंक्शन का डोमेन। और उसका सिंबल कैसा है, सिंबॉलिकली df, तो उसका डोमेन होता है r-0, डोमेन कितना है r-0। अब उसकी आपको रेंज लिखने की है, ये फंक्शन की रेंज क्या होगी, ये फंक्शन की रेंज के अंदर सभी रियल नंबर आएंगे। देखो 4 आता है, 2 आता है, 9 भी आएगा, -9 भी आएगा, सब भी नंबर आएंगे, लेकिन 0 नहीं आएगा, लेकिन 0 आएगा नहीं, क्योंकि आप 0 वैसे भी इधर रखने वाले नहीं हो, क्योंकि 0 रखेंगे तो अनडिफाइंड टर्म हो जाएगा। इसलिए ये फंक्शन की जो रेंज होगी, ये फंक्शन की रेंज वो इस तरह से हम बताएंगे, such that x is equal to 1/n, where n belongs to r-0, where n belongs to r-0। ये भी सही है। कोई स्टूडेंट ऐसा बोले कि सर मुझे ऐसा नहीं लिखना है, मुझे तो ऐसा लिखना है 1/x such that x belongs to r-0, तो ये भी सही है। ओके, यानी कि उसको आपको जो फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म, वो फॉर्म में आप कुछ भी आप इस तरह से लिख सकते हो। ओके, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 14 और ये एग्जाम्पल नंबर 15। अच्छा, दूसरी एक बात, 1/x का ग्राफ आपको ड्रॉ करना हो, पूछा नहीं है क्वेश्चन में, पूछा नहीं है, लेकिन शायद आपकी मर्जी हो जाए, आपका दिमाग लगे तो सर इसका 1/x का ग्राफ होगा कैसा, तो उसका ग्राफ इस टाइप का होता है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, बराबर। अब आप x की जगह पे 0, 1, 2, 3, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, सिमिलरली -1, -2, -3, -1, -2, -3। तो अब ये सब वैल्यू पुट करेंगे कि जैसे कि 1 में 1, 1 में 1, 2 के अंदर आंसर 0.5 आता है, 2 के अंदर 0.5, यानी आप समझ सकते हो कि नीचे आता है, यानी कि आपका जो ग्राफ इसमें होगा वो इस टाइप का बनता है, इस तरह से जाता है। ओके, और यहाँ पे नेगेटिव डायरेक्शन में इस तरह से आता है, यानी कि 1/x का ग्राफ आप ड्रॉ करना चाहो तो इस टाइप का हो सकता है, बराबर। तो पूछा नहीं है, लेकिन मैंने आपको सिर्फ ये बताया है, तो ये 1/x का ग्राफ है। ओके स्टूडेंट, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 14 एंड 15 था। अब उसके आगे जो एग्जाम्पल है 16 नंबर का, लेकिन अभी मैं 16 नंबर का एग्जाम्पल लेता नहीं हूँ, एग्जाम्पल नंबर 16 एंड 17 उसको मैं बाकी रखता हूँ, क्योंकि उसमें आपको एक थियरम्स मुझे समझाना है, एक मेथड आपको समझानी है कि दो फंक्शन के बीच का सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन, वो सब बातें अभी बाकी है, बराबर, वो अभी बाकी रखते हैं।
यानी कि एग्जाम्पल नंबर 16 और 17 में बाद में कराऊंगा। अभी मैं एक्सरसाइज 2.3 में स्टार्ट करता हूँ। ओके स्टूडेंट, अब हम एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.3 उसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह से कि which of the following relation are function given reason if it is a function determine its domain and range। उसका डोमेन एंड रेंज क्या होगा वो आपको फाइंड करना है। तो पहले तो आपको बताना है कि ये रिलेशन फंक्शन है कि नहीं, वो पहले तो आप डिसाइड करेंगे। तो पहला रिलेशन है 2 1 5 1 8 1 11 1, उसके बाद 14 1 17 1, ये रिलेशन है। ओके, अब आपको ये जो रिलेशन है ये फंक्शन है कि नहीं वो आपको डिसाइड करना है। तो मैंने आपको समझाया था कि कोई भी रिलेशन फंक्शन कब होता है कि जब सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी के साथ यूनिक रिलेशन बनाते हैं तब। तो देखते हैं सबसे पहले 2 1, यानी कि ये सेट ए, सपोज ये सेट बी है सपोज। तो 2 एलिमेंट का रिलेशन 1 के साथ है, यानी कि 2 एलिमेंट है उसकी इमेज 1 है। 5 की भी इमेज क्या है 1 है। 8 की भी इमेज क्या है 1, यानी कि मुझे लग रहा है कि 1 को थोड़ा मुझे बड़ा ही करना पड़ेगा क्योंकि सभी की इमेज 1 दिखाई देती है मुझे। 11 की भी इमेज 1 है, 14 की भी इमेज 1 है, 70 की भी इमेज 1 है, यानी कि सभी की इमेज 1 है, यानी कि सभी का यूनिक रिलेशन है, बराबर। या इसलिए हम कह सकते हैं therefore we say that this relation is a function। therefore we say that this relation is a function। this relation is a function, यानी कि ये रिलेशन फंक्शन है। अब आपको ये फंक्शन है तो उसका डोमेन लिखना है और रेंज लिखने की है। तो डोमेन कौन सा होगा, तो इसके सभी का जो फर्स्ट एलिमेंट है वही फंक्शन का डोमेन बनेगा। अब ये क्या बनेगा, फंक्शन का डोमेन, यानी कि डोमेन के अंदर क्या आएगा 2 5 8 11 14 17। अब उसकी रेंज क्या होगी, तो उसकी जो रेंज होगी उसमें क्या आएगा सिर्फ 1, सिर्फ 1 ही है, सभी की इमेज 1 ही बनती है, बराबर। चलो अब सेकंड क्वेश्चन इस तरह से, सेकंड रिलेशन इन सेट पेयर कौन सी है 2 1 4 2 6 3 8 4, उसके बाद 10 5, उसके बाद 12 6 और उसके बाद 14 7। ये ऑर्डर पेयर है इसके अंदर, बराबर। ये सभी ऑर्डर पेयर है। देखते हैं 1 बाय 1 सभी ऑर्डर पेयर की इमेज हम देख लेते हैं कि यूनिक है कि कुछ ज़्यादा है। तो सपोज ये सेट ए एंड दिस इज अ सेट बी। 2 1 यानी कि एलिमेंट 2 है उसकी इमेज 1 है। 4 2 ये 4 है इसकी इमेज 2 है। उसके बाद 6 की इमेज 3 है। 8 की इमेज 4 है। 10 की इमेज 5 है। 12 की इमेज 6 है, ओके। और 14 की इमेज 7 है, बराबर। थोड़ा सेट बड़ा कर देते, एलिमेंट ज़्यादा हो गए, ओके। इसको भी थोड़ा
बड़ा कर देते। ओके, तो हम देख सकते हैं कि सभी एलिमेंट की यूनिक इमेज बनती है, एक से ज्यादा इमेज बनती नहीं है। Therefore, we say that this relation is a function. Therefore, we say that this relation is a function. यानी कि ये रिलेशन फंक्शन है। अभी आपको ये जो फंक्शन है उसका डोमेन लिखना है और रेंज लिखने की है। तो उसका डोमेन क्या होगा? तो डोमेन क्या होगा? तो सभी के जो पहले जो एलिमेंट होते हैं उसको हम डोमेन कहेंगे। यानी डोमेन के अंदर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये इसका क्या हुआ? डोमेन हुआ। अब रेंज, उसकी रेंज क्या होगी? तो रेंज के अंदर इमेज कहाँ बनती है? तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7 इमेज से जो बनने वाला जो सेट है उसको हम रेंज कहते हैं। ओके, चलो उसके बाद थर्ड है, थर्ड रिलेशन इस तरह से 1 3, उसके बाद 1 5 एंड 2 5। देखिए अब ये रिलेशन फंक्शन है कि नहीं, डिसाइड करते हैं। तो तीन ही पेयर है, ज्यादा पेयर है नहीं, बराबर। सपोज ये सेट ए एंड दिस इज अ सेट बी। अब 1 है, 1 का रिलेशन 3 के साथ है, 1 का रिलेशन 3 के साथ है, 1 का रिलेशन 5 के साथ है। देखो देखो क्या हुआ, ये 1 ने तो गड़बड़ी कर दी, 1 ने तो अपना सेटिंग दूसरी जगह पे कर दिया, बराबर। दो दो जगह पे सेटिंग के करता है ये, तो ये नहीं चलेगा, ये अपने में नहीं चलेगा, बराबर। तो ये 1 है, उसकी 2 इमेजें बन रही है, इसकी यूनिक इमेज बनती नहीं है। देयरफॉर यहाँ ही क्लियर हो गया कि ये रिलेशन फंक्शन नहीं बनाता है। अब ये लिखते 2 का रिलेशन किसके साथ बनता है? 5 के साथ। यानी कि दिस रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन, दिस रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। ओके, क्योंकि 1 की ज्यादा इमेज बनती है इसलिए। चलो अब मैं क्वेश्चन नंबर 2, लेकिन अभी मेरा जो जगह है उस जगह के हिसाब से मैं पहले क्वेश्चन नंबर 3 कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, इतने में क्वेश्चन नंबर 3 का मेरा सेटिंग हो जाएगा, इसलिए। तो ए फंक्शन f is defined by, a function f is defined by fx is equal to 2x minus 5, fx is equal to 2x minus 5। राइट डाउन द वैल्यू ऑफ, अब आपको वैल्यू निकालनी है। सबसे पहली वैल्यू है f ऑफ 0 की, सबसे पहली वैल्यू है f ऑफ 0, यानी कि आपको x की जगह पे 0 पुट करना है। अब आप x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से, तो इसका मतलब ये होगा 0 माइनस 5 तो इज इक्वल टू माइनस 5। सेकंड f7, अब 7 यानी कि आपको x की जगह पे 7 पुट करना है, x की जगह पे 7 पुट करेंगे तो 2 into 7 minus 5, that is 14 minus 5, 14 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9। थर्ड के अंदर f minus 3, तो f minus 3 यानी कि आपको x की जगह पे -3 पुट करना है, तो -3 minus 5 minus 6 minus 5, that is -11। ओके, ये एकदम छोटा सा ये क्वेश्चन था। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 2, लेकिन उससे भी पहले मैं क्वेश्चन नंबर 4 ले लेता हूँ, वो भी बहुत छोटा सा है, इसलिए मेरी इच्छा होगी कि मैं क्वेश्चन नंबर 4 ले लेता हूँ।
और क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह से, द फंक्शन t, स्मॉल t, जैसे हम फंक्शन को f कहते हैं, स्मॉल g, इसी तरह ये फंक्शन को स्मॉल t कहा है, which maps temperature in degree Celsius into temperature in degree Fahrenheit, यानी कि वो क्या कहता है, डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहीट में कन्वर्ट करने की फॉर्मूला दी है, इज डिफाइंड बाय T of C is equal to 9C upon 5 plus 32. ओके, फाइंड टोटल 4 क्वेश्चन है इसके अंदर। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो T of 0। T of 0 का मतलब होता है कि आपको C की वैल्यू 0 दी गई है, यानी कि C की जगह पे 0 पुट करने का है। तो मैं C की जगह पे 0 पुट करता हूँ, 0 upon 5 plus 32, यानी कि 0 plus 32 that is 32, यानी कि ये मैंने फंक्शन की वैल्यू फाइंड की। जैसे कि मैंने अभी आपको वो अभी क्वेश्चन चलाया था, fx इज इक्वल टू 2x प्लस 3, मैंने x की जगह पे 3 पुट करता हूँ, तो 3 2 6 प्लस 3 यानी कि 9। तो f ए फंक्शन है, इसी तरह यहाँ पे भी T ऑफ C, T यानी फंक्शन है, और T ऑफ C इज इक्वल टू आपको क्वेश्चन में 9C अपॉन 5 प्लस 32, तो C की वैल्यू आपको अंदर पुट कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन था T ऑफ 0 की वैल्यू निकालने का था। अब सेकंड के अंदर है T28, T ऑफ 28, यानी कि आपको C की जगह पे 28 पुट करना है, यानी C इंटू 28 अपॉन 5 प्लस 32। इसका जो भी सिंप्लीफाई आता है वो कैलसी से आपको करना है, जो भी आंसर आता है वो आपको लिखना है कैलसी से। ओके, सेल्फ वर्क। थर्ड क्वेश्चन T ऑफ -10, 3 ऑफ -10, T ऑफ -10, यानी कि आपको C की जगह पे -10 पुट करना है, 9 इंटू -10 अपॉन 5 प्लस 32, दैट इज 5 2 यानी कि -18 प्लस 32 होगा, -18 प्लस 32 बराबर, इसका सब्ट्रैक्शन में करूंगा तो 12 में से 8 आ जाएगा तो 4, 2 में से 1 जाएगा तो 1, यानी कि 14। थर्ड क्वेश्चन है फोर्थ के अंदर पूछा गया है कि द वैल्यू ऑफ C when T of C is equal to 212, यानी कि इसके अंदर आपको C की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे आपको C की वैल्यू फाइंड करना है कि जिसमें फंक्शन का आंसर 212 आता है। तो चलो T of C, यानी कि आपको यहाँ पे प्री इमेज का क्वेश्चन है, ये सब इमेज के क्वेश्चन थे कि भाई ये फंक्शन में 0 की इमेज कितनी होती है, ये फंक्शन में 28 की इमेज कितनी बनती है, ये फंक्शन में -10 की इमेज कितनी बनती है, बराबर। ये फंक्शन यानी कि ये क्वेश्चन इमेज के थे, ये प्री इमेज का है। कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसका आंसर 212 आता है, उल्टा क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। 9C अपॉन 5 प्लस 32 इज इक्वल टू 212, 32 को सामने ले जाएंगे तो 9C अपॉन 5 इज इक्वल टू 212 माइनस 32, देयरफॉर 9C अपॉन 5 सब्ट्रैक्शन करूंगा 0, 180 हो जाएगा, therefore C is equal to 18 multiply 5 upon 9, therefore 29 और 25 100, यानी कि आपका आंसर आएगा 100 आएगा। ओके, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था। अब रहा क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 5। ये एक्सरसाइज के सबसे अच्छे
बराबर, ये क्वेश्चन है। लेकिन मुझे ये क्वेश्चन समझाने से पहले मुझे आपसे एक छोटी सी बात करने की है, एक छोटे सा एक रूल्स मुझे आपको बताने का है, बराबर। पहले मैं वो बात करता हूँ, उसके बाद के लेक्चर के अंदर, ये लेक्चर में नहीं, उसके बाद का जो लेक्चर आएगा उसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। तो कौन सी बात मुझे आपसे बतानी है? तो लेस देन ग्रेटर देन की बात बतानी है और मोड की बात बतानी है, मॉड्यूलस की। तो सबसे पहले मोड ऑफ एक्स लेस देन ए, क्या है? मोड ऑफ एक्स लेस देन ए, या तो लेस देन और इक्वल टू भी हो सकता है, लेकिन लेस देन की मैं अभी बात कर रहा हूं। मोड हटाते हैं, वी नो दैट मोड हटता है तो 1 टाइम्स प्लस एंड 1 टाइम्स माइनस होता है। मोड दूर करते हैं तो एक बार प्लस आता है और एक बार माइनस आता है। हम ऐसा बहुत सालों से जानते हैं ये बात। अब मैं ये इक्वालिटी के दोनों तरफ में माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा। आप जब छोटे थे बस तब आपको बताया गया था कि कोई भी इक्वालिटी के, ये इक्वालिटी चाहे लेस देन की हो चाहे ग्रेटर देन की हो, इक्वालिटी के दोनों तरफ, कोई भी इक्वालिटी के दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वालिटी चेंज हो जाती है। इसके दोनों तरफ में माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस वाई लेस देन माइनस 5, बराबर। दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करता हूं तो ग्रेटर देन का क्या हो जाता है? लेस देन। लेस देन हो तो ग्रेटर देन हो जाता है, यानी कि इक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो माइनस एक्स लेस देन ए, तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो x ग्रेटर देन माइनस ए, क्या हो जाएगा? x ग्रेटर देन माइनस ए। माइनस एक्स था वो प्लस एक्स हो गया, प्लस ए था वो माइनस ए हो गया। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपके पास नंबर लाइन के ऊपर मैं ड्रॉ करूं तो इसका मीनिंग ये होगा कि ये x की वैल्यू a से छोटी, लेस देन, यहां पे क्या आएगा? a आएगा। x की वैल्यू a से छोटी और माइनस a से बड़ी, माइनस a से बड़ी, यानी कि अब इसका मीनिंग ये होगा, और यहां पे ओनली लेस ग्रेटर देन है, ओनली लेस देन है, यानी कि ऐसा आएगा, यानी कि x की वैल्यू माइनस a से बड़ी और a से छोटी, यानी कि इतना पार्ट आएगा, बराबर। ख्याल आया? यानी कि इसके पर से मैं कह सकता हूं, इसके पर से हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू इक्वालिटी के फॉर्म में लिखा जाए तो x की वैल्यू माइनस ए लेस देन x लेस देन ए, x की वैल्यू माइनस ए और a के बीच में, दैट इज वी से दैट x इज बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस ए टू ए। कौन सी इक्वालिटी थी? मोड ऑफ x लेस देन a। यदि इसके अंदर लेस देन और इक्वल टू होता तो यहाँ पे इक्वल टू क्या साइन आ जाता, सभी के अंदर इक्वल टू की साइन आ जाती, और यहाँ पे जो ओपन इंटरवल है वो क्लोज इंटरवल हो जाता। अब सपोज इक्वालिटी लेस देन की जगह पे ग्रेटर देन की है, लेस देन की जगह पे ग्रेटर देन की है, कि भाई मोड ऑफ x ग्रेटर देन ए, ऐसा लिखा गया है। तो इसमें भी यही होगा, एक बार मोड हटाएंगे, मोड हटाए थे तो एक बार प्लस एंड x माइनस एक्स ग्रेटर देन ए। अब इसके दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो x लेस देन माइनस ए, माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो x लेस देन माइनस ए। अब इसका मीनिंग क्या होता है? अब इसका मीनिंग आप सोचिए, x की वैल्यू कैसी हुई? तो ये नंबर लाइन,
x की वैल्यू a से यहां पे a और यहां पे -a, तो x की वैल्यू a से बड़ी, x की वैल्यू a से बड़ी यानी इस टाइम, ओके, इस साइड जाएगा राइट हैंड साइड। यहां पे x की वैल्यू -a से छोटी यानी लेफ्ट हैंड साइड आएगा। इतने सारे नंबर इसके अंदर आएंगे, बराबर। यानी कि इसका मीनिंग ये हुआ कि -a और a के बीच की संख्या नहीं आएगी, उसके बीच के नंबर यहाँ पे आएंगे नहीं। दैट इज वी सी दैट x belongs to, that is x belongs to एवरी रियल नंबर आते हैं, सभी रियल नंबर आते हैं, लेकिन उसमें से -a और a क्लोज इंटरवल क्यों किया? क्योंकि आपको -a से छोटे नंबर लेने हैं और a से बड़े नंबर लेने के हैं, लेकिन किसको निकाला है आपने? a अंदर -a और a से शुरू करके a तक की जितनी संख्या वो सब निकल गई है, बराबर। इसको आप इस तरह से भी डिनोटेट कर सकते हो, ओके। तो इसके अकॉर्डिंग आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, ये मैंने बात इसलिए समझाई है क्योंकि आपका इसका यूज बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए x फॉर एग्जाम्पल मोड ऑफ x लेस देन 3 लिखा है। मोड ऑफ x लेस देन 3 क्या है? लेस देन होता है तो आपको डायरेक्ट ये लिख सकते हो, बीच में ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। तो मोड ऑफ x लेस देन है, तो दिस इंप्लाइज -3 लेस देन x लेस देन 3। सपोज इस तरह से मोड ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 7 लिखा है, लेस देन और इक्वल टू 7 लिखा है, तो -7 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 7। ध्यान रखना, लेस देन आता है तो आपको इस तरह से डिराइव करना है, बराबर। और ये ओपन इंटरवल हुआ और ये क्लोज इंटरवल हुआ। लेकिन जब ग्रेटर देन की इक्वालिटी आती है, सपोज मोड ऑफ x ग्रेटर देन 5 लिखा है, तो ग्रेटर देन 5 लिखते हैं तो आपको ये सब स्टेप लिखने पड़ेंगे, यानी कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 5 एंड x की वैल्यू लेस देन -5, बराबर। यानी कि इसका मतलब ये होगा कि x इज बिलोंग्स टू r -5 to 5, यानी कि जितने भी रियल नंबर है उसमें 5 से ज़्यादा और -5 से कम नंबर आएंगे। ये सेट के अंदर कौन से वैल्यू आती है? -5 से कम और 5 से ज़्यादा, और -5 से स्टार्ट करके 5 तक के कोई भी रियल नंबर इसके अंदर आते नहीं है, ओके। चलो अब इसके अंदर मोड ऑफ x सपोज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 लिखा है, क्या लिखा है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 लिखा है, तब आपको इसका इस तरह से डिराइव करना है कि मोड ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, दैट इज x ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 और x लेस देन और इक्वल टू -7। इसका मीनिंग ये होगा कि x बिलोंग्स टू सभी रियल नंबर आएंगे, लेकिन उसमें -7 और 7 के बीच के वैल्यू नहीं आएगी। यानी कि आप नंबर लाइन ड्रॉ करके देखो, नंबर लाइन ड्रॉ करके आप सोचना, ये नंबर लाइन मैंने ड्रॉ की, उसमें कैसी वैल्यू आपको रखने की है? 7 से स्टार्ट करके, क्या है? 7 से स्टार्टिंग ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी कि 7 से स्टार्ट करके यहां से 7 भी आएगा, 8 9 10 जितने सब रियल नंबर इसके अंदर आएंगे, बराबर। और -7 से स्टार्ट करके -7 -8 -9 -10 वो सभी रियल नंबर ये सेट के अंदर आएंगे, बराबर। लेकिन कौन नहीं आएगा?
कौन नहीं आएगा, कौन से नंबर नहीं आएंगे, तो -7 और 7 के बीच के नंबर नहीं आएंगे, इसके बीच के नंबर नहीं आएंगे। -7 से -7 -8 -10 वो सब नंबर आएंगे, 7 8 9 10 वो सब नंबर आएंगे। बराबर, ध्यान रखना। ये मैंने आज जो नोट लिखा है, ये जो नोट लिखा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इक्वालिटी बार बार आपके जीवन के अंदर आएगी, आपके जीवन के यानी कि मैथमेटिक्स के अंदर। मैथमेटिक्स के अंदर बहुत सारे इक्वालिटी के सम आते जाएंगे। बराबर, इक्वालिटी के सम जब आते हैं तब बच्चों को लेस देन ग्रेटर देन ही नहीं मालूम पड़ता है। बराबर, तो इसका बहुत यूज होने वाला है अपने ये चैप्टर के अंदर भी मैं इसका यूज करूंगा, और इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन का जो चैप्टर होगा उसके अंदर भी इसका बहुत उपयोग होगा। इसके अलावा हर एक चैप्टर के अंदर लेस देन ग्रेटर देन आएगा, मोड आएगा, लेकिन उसका जो फंडामेंटल था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। लेस देन और ग्रेटर देन, मोड हटाते हैं तो एक बार प्लस और एक बार माइनस। ओके स्टूडेंट, आज हम यहाँ तक की बातें रखते हैं। अगले लेक्चर के अंदर मैं एक्सरसाइज 2.3 खत्म करूंगा और एक्सरसाइज 2 स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट, इतना होमवर्क अच्छी तरह से करना, मेरी बातें सब अच्छी तरह से समझना, और जो भी डाउट है वो मुझे बताना। ओके स्टूडेंट, बाय।